हेलो एवरीवन, मैं इंदु आसेरी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आर्थिक विकास के हेरोड मॉडल की। किन्स के उत्पादन और रोजगार सिद्धांत को दीर्घकालीन विकास की समस्याओं में लागू करने की दिशा में इंग्लैंड के F.R. हेरोड और संयुक्त राज्य अमेरिका के यूसे डी डोमर ने उतार चढ़ाव से पृथक निरंतर आर्थिक विकास के सिद्धांत की नींव डाली। यद्यपि हेरोड तथा डोमर के आर्थिक विकास मॉडल्स में थोड़ी भिन्नता थी, फिर भी दोनों ही मॉडल्स में बिना स्फीति तथा विस्फीति के पूर्ण रोजगार आय की सतत विकास की आवश्यकताओं की व्याख्या करते हुए यह बताने का प्रयास किया गया कि आय वृद्धि की कौन सी दर ऐसी होगी जो अर्थव्यवस्था की चिरकालीन स्थिरता अथवा दीर्घकालीन स्फीति से बचा सकेगी। आज हम यहाँ बात करेंगे हेरोड मॉडल के बारे में। कोई भी मॉडल कुछ मान्यताओं को लेकर चलता है। हेरोड के मॉडल में उन्होंने मान्यताएं ली। डोमर के मॉडल से उनकी मान्यताएं लगभग मिलती जुलती ही हैं। उनके विश्लेषण की मान्यताएं जो हैं उनमें उन्होंने लिया कि अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक अवस्था में आय का पूर्ण रोजगार स्तर विद्यमान रहेगा, अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का अभाव रहेगा, अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का अभाव है, अर्थव्यवस्था में औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति दोनों बराबर हैं, पूंजी की सीमांत उत्पादकता या सीमांत बचत प्रवृत्ति स्थिर रहेगी, निवेश तथा उत्पादन क्षमता निर्माण में समायोजन स्वतः तथा शीघ्रता से होगा, पूंजी श्रम अनुपात और पूंजी उत्पादन अनुपात दोनों में स्थिरता बनी रहेगी, मूल्य स्तर और ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य ह्रास नहीं होगा, बचत और निवेश का संबंध उसी वर्ष की आय से है, किसी और वर्ष की आय से नहीं। अर्थव्यवस्था में वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश दोनों बराबर होंगे, S=I। पूंजी निर्माण से देश में उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है, ये इनकी नेक्स्ट मान्यता है। इसके अलावा इन्होंने लिया कि उत्पादक तथा विक्रेता का उद्देश्य साम्य की स्थिति को प्राप्त करने से है। अर्थव्यवस्था में विकास किसी बाधा को सरलता से दूर कर सकता है। इसी तरह एक और मान्यता इनकी है कि यह मॉडल मुख्यतः औद्योगिक रूप से विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव और उनकी समस्याओं पर आधारित है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिए मॉडल है, अल्प विकसित राष्ट्रों का मॉडल नहीं है। इन मान्यताओं के दिए हुए होने पर हेरोड का विकास मॉडल जो है वो क्या कहता है? उन्होंने विकास मॉडल के प्रतिपादन के लिए 3 अवधारणाएं दी। उन्होंने 3 ग्रोथ रेट्स दी। सबसे पहली दी उन्होंने विकास की वास्तविक दर। अब वास्तविक दर से क्या अभिप्राय है? विकास की वास्तविक दर किसी समय अवधि में उत्पादन में वास्तविक वृद्धि से है। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक समीकरण का प्रयोग किया, GC=S। अब इसमें G क्या है? G उत्पादन की विकास दर है जो एक निश्चित समय में आय में वृद्धि को कुल आय के अनुपात में व्यक्त करता है। G=ΔY/Y। इसी तरह अब इसे अगर सूत्र के रूप में देखें, उत्पादन की विकास दर बराबर आय में वृद्धि बटा कुल आय, तो हमारी जी क्लियर हो गई। अब इसमें सी क्या है? पूंजी में वृद्धि जो निवेश का आय में वृद्धि से अनुपात है, C=I/ΔY। पूंजी में वृद्धि निवेश बटा आय में वृद्धि का अनुपात है। और एस क्या है हमारा? एस वो बता रहे हैं बचत और आय का अनुपात।
जी सी बराबर एस हमारी जो समीकरण है, इसमें हम ये सारे मान अगर रख दें तो डेल्टा वाई बटा वाई इंटू 1/डेल्टा वाई एस बटा वाई, इनको अगर आगे हम कैलकुलेट करते जाएं तो हमें y से y कट जाएगा और हमें बाद में अंत में जो है मिलेगा i इक्वल्स टू एस। इस समीकरण के द्वारा उन्होंने जो है यह सिद्ध किया कि संतुलन की अवस्था में बचत और निवेश जो है वो हमेशा बराबर होते हैं। ये है उनके विकास की वास्तविक दर। अब दूसरी दर उन्होंने दी विकास की आवश्यक दर, इसे अभिष्ट दर भी कहा उन्होंने। विकास की आवश्यक दर का अभिप्राय आय की उस वृद्धि से है जो निर्धारित निवेश के स्तर पर उद्यमियों को वास्तविक निवेश से संतुष्टि प्रदान करती है। विकास की आवश्यक दर का संबंध उद्यमियों के व्यवहार से है, जिसमें उत्पादक अपने किए हुए निवेश पर संतुष्ट होता है। हेरोड ने कहा कि विकास की जो आवश्यक दर है वह दर है जिस पर उत्पादों की मांग इतनी है कि व्यवसायी अपने समस्त उत्पादन और खरीदे गए इन्वेंट्री की मात्रा बेचकर खुश हो सकता है। उसी दर पर अगली अवधि में उत्पादन जारी रखने के लिए भी निवेश करने को तैयार हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन, निवेश और आय सृजन का एक सिलसिला चलता रहता है। अगर वास्तविक बिक्री तथा पूर्व नियोजित बिक्री और निवेश ये बराबर हो जाते हैं तो विकास की जो आवश्यक दर है वो प्राप्त हो जाएगी। तो अगली अवधि में भी विकास की यही दर जारी रहेगी। हेरोड के शब्दों में अगर विकास को बनाए रखना है तो पूंजी की मात्रा में वृद्धि जितनी चाहिए उतनी होनी जरूरी है। उन्होंने विकास के आवश्यक दर की जो समीकरण दी वो दी उन्होंने GW बराबर S बटा CR। GW हमारे विकास की आवश्यक दर है। GW जो है उसे हम कैसे निकालेंगे? GW निकालने के लिए है सूत्र हमारा डेल्टा वाई बटा वाई। विकास की आवश्यक दर आय में वृद्धि और कुल आय के अनुपात से हम निकाल सकते हैं। अब GW में जो हमारा S है वो कैसे निकालेंगे? बचत और आय के अनुपात के द्वारा S निकलेगा। और CR हम कैसे निकालेंगे? CR बराबर डेल्टा K बटा डेल्टा Y। पूंजी उत्पादन अनुपात को हमारा जो CR है वो दर्शाता है। अब CR, S और GW के मान को अगर हम समीकरण में रख दें तो हमारा जो समीकरण है वो देखिए इस तरह से बन जाता है, डेल्टा वाई बटा वाई इंटू IN। CR में हमने जो डेल्टा K बटा डेल्टा Y है उसे IN बटा डेल्टा Y से लिया है, उसे ही हमने यहाँ लिखा है बराबर SY। और इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो IN बटा Y इक्वल्स टू S अपॉन Y। तो ये जो हमारा समीकरण है ये बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था में परिसंपत्ति की क्षमता का पूर्ण उपयोग बनाए रखना है तो आय प्रति वर्ष S बटा CR की दर से बढ़नी चाहिए। आय में वृद्धि जो है वो सीमांत बचत प्रवृत्ति और पूंजी उत्पादन अनुपात के बराबर होनी चाहिए। यदि आय वृद्धि की दर इतनी ही है कि उद्यमी अपने निवेश से संतुष्ट है तो आय वृद्धि की यह दर जो है यह ही विकास की आवश्यक दर कहलाएगी। यद्यपि विकास की जो आवश्यक दर है वह बनी रहने के लिए समस्त उद्यमी की इस प्रचलित दर पर संतुष्टि जरूरी है। यह साम्य दर हो सकती है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह दर अर्थव्यवस्था के भौगोलिक मानवीय साधनों की दृष्टि से पूर्ण रोजगार और अधिकतम विकास की दर हो। जरूरी नहीं है ये। यही कारण है कि हेरोड ने अपने विकास मॉडल में विकास की प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक दर की अवधारणा का भी प्रतिपादन किया। अब जो उन्होंने वृद्धि का मार्ग दिया हेरोड ने,
उस वृद्धि के मार्ग को हम एक डायग्राम से देख सकते हैं। आप देखिए इस डायग्राम में, इस रेखाचित्र में I में OY1 परिवर्तन होने पर, OY1 परिवर्तन होने पर A0 पर, इस A0 पर S0 बचत के बराबर, S0 बचत के लिए जो है हमें I0 निवेश करना जरूरी है। ये जो है हमारा I0 निवेश करना जरूरी है, इसको हम प्रेरित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप निवेश होगा और जो I है वो बढ़कर OY2 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर A1 पे अगर हम देखें तो S1 के लिए हमें इतना निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम स्वरूप अगर निवेश इतना किया जाएगा तो आपकी जो I है वो OY1 से बढ़कर OY2 हो जाएगी। इस OY2 पर A2 के लिए, A2 पर S2 बचत के लिए जो है इसी तरह से निवेश की प्रेरणा मिलेगी। तो ये जो अर्थव्यवस्था का वृद्धि मार्ग है ये इसी तरह से आगे की ओर प्रेरित होता जाएगा। हेरोड की मान्यता है कि संतुलन वृद्धि दर की प्राप्ति के लिए वास्तविक वृद्धि दर तथा विकास की आवश्यक वृद्धि दर ये दोनों बराबर होनी चाहिए। GC जो है वो GWCR बराबर S, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलित वृद्धि जो है वो कर पाएगी। जब G और GW बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उदाहरण के लिए मानो अगर GW से G बढ़ जाए तो क्या होगा, CR से C कम हो जाएगा। इस प्रकार G अगर अधिक है GW से तो अपर्याप्त वस्तुओं और उपकरणों से अर्थव्यवस्था में दुर्लभता या शॉर्टेज उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे कि दीर्घकालीन स्थिति उत्पन्न होगी। और इसके ऑपोजिट अगर अर्थव्यवस्था में G से GW अधिक हो तो CR से C अधिक होगा। ऐसे में C और CR का जो ये डिफरेंस है वो दीर्घकालीन मंदी की स्थिति उत्पन्न कर देगा। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की विकास की जो एक नेचुरल दर है जो उन्होंने दी, प्राकृतिक दर, स्वाभाविक दर। स्वाभाविक दर उन्होंने क्या दी, विकास की स्वाभाविक दर जो है उनके अनुसार विकास की वह दर है जो उत्पादन के भौतिक और मानवीय साधनों की दृष्टि से उचित मानी जाती है। हेरोड कहते हैं कि विकास की वह दर जो जनसंख्या में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी सुधारों में संभव हो, इस दर पर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार कायम हो सकता है। इस विकास की दर को उन्होंने अधिकतम संभव वृद्धि दर कहा। यह वह वृद्धि दर है जो बढ़ती श्रम शक्ति को पूर्ण रोजगार में बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके लिए उन्होंने जो सूत्र दिया वो था GNCR बराबर S, GN बराबर S बटा CR। विकास की जो ये स्वाभाविक दर है उसके निर्धारक उन्होंने 3 तत्व माने। पहला जनसंख्या की वृद्धि दर, दूसरा प्राविधिकी या टेक्नोलॉजी की प्रगति दर और तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। उन्होंने ये कहा कि अगर ये तीनों दरें भिन्न भिन्न हो, इनमें विचलन हो जाए तो असंतुलन और विकास की क्या स्थितियां होती है उसे अब हम देखते हैं, कैसे तालमेल इनमें बैठता है। सबसे पहले हम लेते हैं कि यदि वास्तविक विकास दर G जो है वो विकास की आवश्यक दर GW से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी। अगर G अधिक है GW से तो क्या होगा, वास्तविक पूंजी आवश्यक पूंजी दर से कम होगा, जिससे अधिक पूंजी पूर्ति के लिए नए मशीनों के ऑर्डर दिए जाने से वास्तविक विकास दर और अधिक हो जाएगी, जिससे क्या होगा, मुद्रास्फीति फैल जाएगी। अब दूसरी स्थिति, यदि वास्तविक वृद्धि दर G
विकास की आवश्यक दर GW से कम हो, G इज लेस देन GW, तो क्या होगा, वास्तविक पूंजी C जो है वो आवश्यक पूंजी CR से अधिक होने से कम मशीनों के ऑर्डर दिए जाएंगे, जिससे वास्तविक वृद्धि दर G में गिरावट होगी और मंदी की स्थिति हो जाएगी। तीसरी स्थिति, यदि GW विकास को प्राकृतिक दर से GN से अधिक कहा जाए, GW इज ग्रेटर देन GN, तो क्या स्थिति होगी, तो अर्थव्यवस्था में गतिहीन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। GW से अगर GN कम है तो अर्थव्यवस्था गतिहीन स्थिति में होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, GW अधिक है, GN कम है, तो यह अर्थव्यवस्था दीर्घकाल में गतिहीन स्थिति को प्राप्त करेगी। इसके अलावा जो स्थिति उन्होंने बताई उसमें कि विकास की जो दर है, प्राकृतिक दर GN, विकास की अभिष्ट दर जो है आपकी GW उससे अधिक हो। इसमें देखिए GN अधिक है, GW कम है, तो क्या होगा, इसमें श्रम की कमी और पूंजीगत वस्तुओं का आधिक्य होगा। उससे श्रम की कमी उत्पादन में वृद्धि दर को जो है GW के नीचे के स्तर पर रखेगी। मशीनें, उपकरण बेकार पड़े रहेंगे, अर्थव्यवस्था में उत्पादन, निवेश, रोजगार, आय में कमी आ जाएगी और अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन मंदी की स्थिति में चली जाएगी। ऐसी स्थिति में जो G है वो भी GW से जो है ये देखिए नीचे रहेगा। एक और स्थिति जो है वो उन्होंने दी कि यदि GN विकास की आवश्यक दर GW से अधिक हो, GN इज ग्रेटर देन GW, तो C इज ग्रेटर देन CR होगा। उस श्रम आधिक्य और पूंजीगत पदार्थों की कमी के कारण लाभ बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन स्फीति में चली जाएगी। इसी तरह एक और स्थिति उन्होंने दी कि यदि विकास की स्वाभाविक दर GN विकास की आवश्यक दर GW से कम हो, GN इज लेस देन GW, तो अर्थव्यवस्था स्फीति अथवा मंदी की ओर बढ़ेगी। तो ये उन्होंने अपने विकास की आवश्यक दर, प्राकृतिक दर और स्वाभाविक दर, इन दरों के बीच तालमेल और उनके कम या ज़्यादा होने से अर्थव्यवस्था स्फीति में जाती है, स्थिति में जाती है कि मंदी की स्थिति में जाती है, उन्हें अलग अलग बिंदुओं से समझाने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने जो अपनी विकास की स्वाभाविक दर दी, वो विकास की स्वाभाविक दर, विकास की वह दर जो जनसंख्या में वृद्धि और प्रौद्योगिकी सुधारों के द्वारा संभव हो, वह दर विकास की स्वाभाविक दर उन्होंने दी और इस दर को अधिकतम संभव वृद्धि दर उन्होंने कहा था। विकास की स्वाभाविक दर उन्होंने ये दी थी। अब हम बात करें इस सिद्धांत की आलोचनाओं की, तो सबसे पहले आलोचना तो इसकी मान्यताओं के आधार पर दी जाती है कि उन्होंने जो मान्यताएं ली वो मान्यताएं मिथ्या थी। पूर्ण रोजगार की मान्यता जो है वो मिथ्या थी कि प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्ण रोजगार संतुलन जैसे उन्होंने दे दिया, बंद अर्थव्यवस्था या विदेशी व्यापार का अभाव या पूंजी उत्पादन अनुपात को उन्होंने स्थिर माना, तो ये मान्यताएं अवास्तविक उन्होंने की। फिर इस बात पे भी उनकी आलोचना जो है लुंडबर्ग ने की कि पूंजी पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, पूंजी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, ये भी गलत है। विकास की जो आवश्यक दर है उसकी जो अवधारणा उन्होंने दी वो अस्पष्ट मानी गई और वह पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं है। प्रोफेसर जो कुरिहारा है वो ये कहते हैं कि हेरोड की विकास की आवश्यक दर केवल पूंजी के पूर्ण उपयोग की गारंटी देती है, किंतु श्रम के पूर्ण रोजगार का आश्वासन नहीं देती। इस बात के लिए उनकी आलोचना होती है। ये सिद्धांत सिर्फ विकसित देशों के लिए है, विकसित देशों के लिए ये सिद्धांत है ही नहीं, अनुपयुक्त है, इस बात के लिए आलोचना होती है। इस बात के लिए भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि आय की वृद्धि के जो कारण हैं उनका उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया। प्रेरित निवेश पर
उन्होंने बहुत अधिक जोर दिया, इस बात के लिए आलोचना की जाती है। उन्होंने जो स्वाभाविक दर दी उसे कई लोग दोषपूर्ण बताते हैं। एल.बी. यीगर ने अपने अमेरिकन रिव्यू के एक लेख में हेरोड के विकास मॉडल में विकास की जो प्राकृतिक या स्वाभाविक दर है उसको दोषपूर्ण बताया और कहा कि विकास की उच्चतम सीमा श्रम की मात्रा और प्राकृतिक साधनों से निर्धारित नहीं होती, वरन उनके उपयोग की विधि पर निर्भर करती है। इसलिए उस बात की आलोचना की गई। व्यापार चक्रों के बारे में जो उनकी धारणा उन्होंने दी वो गलत है। समय विलंब की उन्होंने जो है उपेक्षा की, इस बात के लिए भी उनकी आलोचना की जाती है।